स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। वंदनीय भारत माता और आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष प्रधानाचार्य महोदय जी और उनके दाहिनी तरफ हम सबके मार्गदर्शक पूर्व जिला प्रचारक श्रीमान राजेश जी और जेवर नगर के नगर कारवा श्रीमान राम किशन जी और यहाँ उपस्थित सभी छात्र और हम सबके प्रेरणा स्रोत सभी शिक्षकगण। आज का जो विषय है वो है आज़ादी का अमृत महोत्सव। ये हम लोग 75वां आज़ादी का वर्षगांठ मना रहे हैं। तो क्या है कि किसी भी राष्ट्र को जागृत रखने के लिए उसमें निरंतर ये जो अपना शहादत होता है राष्ट्र के लिए, उनको याद करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम उनको याद करेंगे, अगर हमारे अंदर अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना होगी, अगर हम अपने राष्ट्र के प्रति जागरूक रहेंगे, तो ही राष्ट्र सुरक्षित रहता है। और खासकर युवा, जो हमारी नई पीढ़ी है, जो 5 साल से लेकर 25 से 30 साल तक के विद्यार्थी हैं, इनको जागरूक होना पड़ेगा। आज़ादी का जो अमृत उत्सव है, खासकर स्कूलों पर इसलिए ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि स्कूलों में हमें नए युवा मिलते हैं जिनसे हमारा परिचय होता है। क्या है कि आज़ादी 75 साल पुरानी हो गई अब 75 साल पुरानी चीज़ों को लोग धीरे धीरे भूलने लगते हैं। हमारी आदत है कि भाई 75 साल पूर्व के जो अगर कुछ घरों में वो अगर स्वतंत्रता सेनानी होंगे तो उस घरों में वो संस्कार जागृत होगा, लेकिन बाकी जगह पर ये संस्कार, ये जो हमारी सोच है, जो हमारी विचारधारा है, वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं दबने लगती है। वो जानकारी हमें नहीं मिल पाती है। आज क्या है कि स्कूलों की जो शिक्षा है वो एक तरह से हम लोग किताबी कीड़ा बनते जा रहे हैं। किताब इतनी सारी है कि उनमें ही अगर लगे रहें तो वो ही पूर्ण नहीं कर पाते हम पूरे साल में। तो बाकी के बाहर की जो चीज़ें हैं उस पर अपना अध्ययन नहीं हो पाता है। लेकिन एक जागरूक समाज अगर वो अपने इतिहास से मुंह मोड़ लेता है, अपने इतिहास की चीज़ों को नहीं पढ़ता है, अपने साहित्य को नहीं पढ़ता है, तो कभी जागृत नहीं रह सकता। जागृत रहने के लिए इतिहास की जानकारी, साहित्य, अच्छे साहित्य, स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ें, स्वामी विनोबा भावे जी के बारे में जाना है, भगत सिंह के बारे में जाना है, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में जाना है। अगर इन लोगों को हम निरंतर अध्ययन करते रहेंगे तो हमारे अंदर कुछ अच्छे संस्कार भी जागृत होता रहेगा और वही अच्छा संस्कार हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। और अपना जो अमृतोत्सव है, इसी का एक आधार है। यह अमृतोत्सव पूरे भारतवर्ष में, हो सकता है कहीं पर किसी का तिथि अलग हो, 26 जनवरी से पूर्व ये हर जगह मनाया जाएगा। पूरे भारतवर्ष में ये कार्यक्रम अपना चल रहा है। ये कार्यक्रम किसी संस्था का नहीं है, ये कार्यक्रम पूरे समाज का है। जो भी समाज में रहने वाले, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी समाज में रहते हैं, ये कार्यक्रम उन सभी के लिए है। क्योंकि ये राष्ट्र हम सबका है। जिस मिट्टी में ना हम रोज सुबह उठकर खेलते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, ये मिट्टी नहीं है। इसको जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी, वो इसे मिट्टी नहीं मानकर आहुति दी, उन्होंने अपनी भारत माता माना, इसे अपनी माता माना। और वास्तविकता में हमारी माता ही तो है। हम इस मिट्टी से उपजे हुए अनाज खाते हैं। हम इस मिट्टी से, जो धरती है, इसके अंदर से जो पानी निकलता है, उस पानी को पीते हैं। हम इस मिट्टी पर जो पेड़ पौधे हैं, उनसे क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है, फल मिलता है। और औषधीय गुण के जितने भी पौधे हैं, उनसे क्या मिलती है हमें? दवाइयाँ। ये कौन देती है? एक माँ को दे सकती है ना। ये माँ है हमारे लिए, इसको माँ मानकर हम इसकी वंदना करते हैं। और अपनी माता की वंदना करना सबके लिए आनंद का विषय होना चाहिए। इसमें किंतु परंतु का कोई प्रश्न
खड़ा नहीं होना चाहिए। माँ जन्म देती है, जन्म के बाद लालन पालन ये धरती माता करती है, और इसी धरती माता को आजाद कराने के लिए 1947 से जो संघर्ष 1947 में संघर्ष हुआ, हमारी आजादी की पहली बिगुल 1857 में मंगल पांडे जी ने फूकी मेरठ की धरती से, और वो सिलसिला 90 साल तक निरंतर चलता रहा। हजारों युवाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी, हजारों देशभक्त शहीद हुए, और किसी न किसी रूप में कुछ लोगों के बारे में हम जानते हैं, और ऐसे बहुत से शहीद हैं जिनके बारे में गुमनाम रह गए। वो कार्य तो सभी करते हैं, नेतृत्व करने वाले कुछ लोग होते हैं जिनको सभी जानता है, लेकिन क्या सभी सैनिकों को लोग पहचान पाते हैं? नहीं। जो नेतृत्व करता है उनको जानते हैं। लेकिन ये आज़ादी हम सबको मिली है, इस आज़ादी का मूल्य हमें पहचानना होगा। क्या है कि आज के युवाओं से अगर पूछेंगे ना तो उनको आज़ादी की कीमत मालूम नहीं है। जिन घर से कोई ना कोई शहीद होता है, उस घर में अगर आप पूछेंगे तो वो बताएंगे आपको कि आज़ादी की क्या कीमत है। अगर अभी आप देखेंगे आप कि लेह लद्दाख जैसे जगह पर, जहाँ पर अभी -25 डिग्री का ठंड होती है, वहाँ भी हमारे सैनिक लगे हुए हैं, वहाँ भी हमारे सैनिक लगे हुए हैं। वो ये सोचकर ही लगे हुए हैं भाई मुझे सैलरी मिलता है। क्या आपसे कहा जाए, हमसे कहा जाए भाई आपको भी सैलरी मिलेगी, आप चले जाओगे? नहीं जाओगे। अगर आपसे कहा जाए भाई सीने पे गोली खानी है तो आप तैयार होगे? नहीं। वो राष्ट्रभक्ति का जुनून ही होता है जो हमें वहां तक ले जाने के लिए प्रेरित करता है, जो हमें अपने शरीर का नहीं अपने राष्ट्र का चिंतन करना सिखाता है। और जब ये युवा, जब हमारी पीढ़ियां, नई पीढ़ी जब इस जागृति में आएगा, जब वो सोचेगा ये राष्ट्र मेरा है, ये हम सब का राष्ट्र है, हम सबको मिलकर इस राष्ट्र को आगे बढ़ाना है, तो हमारे अंदर एक भावना जागृत होगी, और वो भावना हमें निरंतर राष्ट्र के लिए प्रेरित करने वाला है। आज़ादी का महोत्सव मनाते हुए ये बात का हमें ध्यान रखना है कि समाज में कोई व्यक्ति जो अंतिम पंक्ति के अंतिम पड़ाव में खड़ा है, वो भी हमारे साथ जुड़े। हम छात्र हैं, स्कूल आते हैं, माता पिता की बहुत सारी अपेक्षाएं होती हैं हमसे। क्या सोचते हैं वो कि बच्चे हमारा स्कूल जा रहे हैं, पढ़ने लिखने के बाद वो अपने जीवन में अच्छा करेंगे। कुछ तो माता पिता ऐसे भी होते हैं जो अपने पेट को काट करके अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो क्या हमें सोचने की आवश्यकता है, क्या हम ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि युवा अगर इन चीजों से भटक जाए तो देश का भविष्य कभी उज्जवल नहीं हो सकता। माता पिता कोशिश करेंगे कि मेरा बच्चा पढ़े लिखे, वो आगे बढ़े, लेकिन प्रयास तो हमें ही करना है। प्रयास करने के लिए कोई और नहीं आएगा। शिक्षक आपको शिक्षा दे सकते हैं, आप स्कूल में 5 या 6 घंटे के लिए होते हैं, उसके बाद बाकी का 18 घंटा आप अपने घर पे रहते हैं। बाकी का 18 घंटे का सदुपयोग आपको करना है। आपको सोचना है कि मुझे किस राह पे चलना है, पश्चिमी संस्कृति को अपनाएं या भारतीय संस्कृति में जीने की आदत डालें। हम ये नहीं कहते कि आप आधुनिकतम शिक्षा ग्रहण ना करें, आधुनिकतम शिक्षा हमारा अधिकार है। कंप्यूटर चलाना सीखें, साइंस पढ़ें, सब कुछ करें, जीवन में अच्छे से अच्छे स्कूल में भी जाएं पढ़ने के लिए, लेकिन हमारा जो जड़ मूल तंत्र है, हमारी संस्कृति, उससे जुड़े रहें। पतंग जब आसमान में उड़ती है ना, तो पतंग का डोर जो होता है, वो जो उसका जो नीचे उड़ा रहा बंदा होता है ना, उसके पास होता है। अगर वो पतंग बीच से कट जाए तो फिर कहीं नहीं रहता, वो किसी जंगल, खाई, पेड़ पौधे में अटक कर खत्म हो जाता है वो। उसी तरह युवा है, हम कितने भी उड़े, नई दुनिया में जाए, पश्चिमी सभ्यता को अपनाए, लेकिन हमारे जो जड़ है, हमारी संस्कृति है, हमारा मूल मंत्र है, उससे जुड़े रहें, उससे दूर ना हो, तभी हम अपने राष्ट्र को बचा पाएंगे। और आप बताएं, एक अच्छे स्टूडेंट के लिए सबसे पहले क्या गुण होना चाहिए? एक अच्छे स्टूडेंट में सबसे पहला गुण होना चाहिए वो स्वस्थ रहे। अगर जो विद्यार्थी स्वस्थ नहीं रहेगा, वो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाएगा, उसका मन मस्तिष्क जो मेंटल स्थिति है उसकी, वो मजबूत नहीं होगी, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। भाई मेरे शरीर में बीमारी है तो मैं पढ़ सकता हूँ, मेरी चिंता तो वहाँ रहेगी ना। अगर मुझे यहाँ कुछ भी होगी, मेरा ध्यान यहाँ जाएगा। तो हमें क्या करना है? खुद को स्वस्थ रखना है। स्वस्थ कैसे रखेंगे? खासकर विद्यार्थियों के लिए 5 साल से जो ऊपर के विद्यार्थी हैं, उनके लिए नित्य है
वो सुबह उठे, खेल कूद योग व्यायाम करे, शाम को फुटबॉल खेले, जो भी खेल कर सकता है वो, जिससे शारीरिक मेहनत हो उसमें, क्योंकि कहा गया है स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा, फिर आपका पढ़ाई में मन लगेगा, आपका अध्ययन में मन लगेगा और उस हर चीज में मन लगेगा आपका जो आप करना चाहते हैं। क्या आप सोच सकते हैं कि जब हम अभी क्या है कि 15 साल से 18 साल से 20 साल के युवा हैं, यही होंगे ना, इससे ज्यादा कि यहाँ कोई बड़े बच्चे 5 साल से 18-20 साल तक के होंगे, इससे ऊपर के कोई नहीं होंगे। लेकिन हमारी सोच कैसी होनी चाहिए? पढ़ाई के साथ साथ हम राष्ट्र की भी चिंतन करें। अगर राष्ट्र का चिंतन करेंगे तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, फिर राष्ट्र के लिए कुछ कर पाएंगे। हम पढ़ें और बहुत मन से पढ़ें, हमें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, साइंटिस्ट बनना है, प्रोफेसर बनना है, टीचर बनना है, हम व्यापारी बनेंगे, हम कृषक बनेंगे, हम दुनिया का कोई भी काम करेंगे, लेकिन राष्ट्र पहले होगा। अगर एक डॉक्टर ये सोच ले कि मैं एक डॉक्टर के साथ साथ भारत का एक नागरिक भी हूं, तो सबसे पहले मेरी क्या कोशिश होनी चाहिए? जो योग्य व्यक्ति है, जो धन देने में सक्षम है, उनसे तो धन लेना है। बिना धन का कोई कार्य नहीं होता, आपको पता है। धन तो चाहिए, लेकिन जो असक्षम लोग हैं, वो मेरा भारत के रहने वाला भाई बंधु है, उसका इलाज हम फ्री में करेंगे, उसका ट्रीटमेंट हम फ्री में करेंगे। ऐसी भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। एक शिक्षक के मन में ये भाव जागृत हो कि मैं अपने विद्यार्थियों को पढ़ाता हूँ, मैं 5 घंटे के लिए स्कूल में हूँ, मेरी 45 मिनट की कक्षा है, 45 का 45 मिनट मेरा सदुपयोग हो। मेरे जो शिक्षार्थी है वो मेरा 45 के 45 मिनट का लाभ ले। हर एक विद्यार्थी पर ध्यान दें, कोशिश करें उनको ट्यूशन की आवश्यकता ना पड़े। क्यों? क्योंकि बहुत से ऐसे माता पिता है जो अपने बच्चों को ट्यूशन नहीं दे पाते हैं। हम ये सोच सकते हैं, एक हलवाई वो अपने दुकान में तरह तरह के मिष्ठान बनाता है, वो ये तय कर ले जो मैं मिष्ठान बनाता हूं वो खाने वाले कौन लोग हैं? मेरे भारतवासी हैं। तो क्या मैं उसमें सही सामान लगा सकता हूं जिससे कि मेरे भारतवासी खाने के बाद बीमार ना पड़े? ऐसी भावना जागृत करनी पड़ेगी समाज में। कोई जरूरी नहीं है कि हम आर्मी में जाकर ही राष्ट्र की सेवा करेंगे। हम जहां हैं, जिस पद पर भी हैं, वहीं से राष्ट्र की सेवा प्रारंभ कर सकते हैं। आप सोचिए, खुदीराम बोस जी 19 साल की आयु थी उनकी, फांसी पर चढ़ गए। उनसे कहा गया, उनसे पूछा गया कि आपके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, शिकन नहीं है? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने मन में सोचा था, मैं एक युवा हूं और एक युवा अगर अपने चेहरे पर शिकन लेकर जब फांसी के फंदे पर चढ़ेगा तो आने वाली पीढ़ियां डरेंगी और लोग फांसी पर चढ़ने से पहले सोचेंगे मैं क्यों फांसी पर चढ़ूं। डर की भावना मन में पैदा होगी, लेकिन वो हंसते हंसते चढ़े थे फांसी पर। एक संदेश दे दिए फांसी पर भी, मैं अपने राष्ट्र से प्रेम करता हूं और अपने राष्ट्र के लिए अपनी आहुति देनी पड़ेगी प्राणों की, तो भी पीछे नहीं हटूंगा। ऐसी ये घटना है भगत सिंह जी की। जब भगत सिंह जी 23 साल की अवस्था में पार्लियामेंट में उन्होंने बम फेंका, तो बम फेंका था उन्होंने, लेकिन किसी की हत्या करने की उनकी इरादा नहीं था। उनको जब गिरफ्तार करके ब्रिटिश पुलिस ले गई अपने साथ, तो उनको सजा हुई, फांसी की सजा हुई। यह सुनकर उनके माता पिता, सभी लोग, उनके जितने भी मित्र थे, सभी अचंभित रहेंगे। लेकिन उनके सामने एक शर्त रखी गई कि अगर वो माफी मांग लें तो उनका मृत्युदंड छोड़ दिया जाएगा, उनको उम्र कैद में बदल दिया जाएगा। उनको सबने समझाया, लेकिन कहा नहीं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। उनकी माता आई उनसे मिलने के लिए, बोला भगत बेटा को तू जिंदा रहेगा तो हम देखकर दिल को तसल्ली हमें हो जाएगी, मेरा बेटा जिंदा है, तू माफी मांग लो। उन्होंने कहा माँ, इनसे माफी मांगू जिन्होंने हमारे देश को गुलाम बना रखा है उनसे? हाँ, एक शर्त पर मैं उनको माफ कर सकता हूं, अगर वो मेरे देश को छोड़ के चले जाएं तो मैं उनको माफ कर दूंगा, लेकिन माफी नहीं मांगूंगा। फिर उनकी माता ने कहा बेटा भगत, हर माँ बाप जब अपने बच्चों को पालता है तो उनकी कुछ अपेक्षाएं होती है, और सच पूछिए तो जो 22-23 साल का उम्र होता है ना, तो हर इंसान की उस उम्र में अपनी ढेर सारी अपेक्षाएं होती है, उनके ढेर सारे सपने होते हैं अपने जीवन में कुछ करने का, अपनी उम्मीदें होती है। लेकिन
वो युवा जिसका जीवन ही राष्ट्र को समर्पित हो जाता है, उनके सारे सपने राष्ट्र से जुड़ जाता है। और ऐसे थे भगत सिंह जी। जब उनकी माता ने पूछा कि भगत, मेरा तेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, उसने कहा माता है ना अधिकार, पूरा अधिकार है आपका, लेकिन ये जो मेरा जीवन है ये मैंने अपने राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। मां, ये जो धरती माता जिसे हम माता कहते हैं, इससे जो अनाज निकलता है इसे मैं भी खाता हूं, आप भी खाती हो, आपके माता पिता ने भी खाया, मेरे माता पिता भी खाते हैं, मेरे माता के माता पिता ने भी इसी अनाज को खाया, इसी जल को पिया, इसी वातावरण से सांस भी लिया, ऑक्सीजन भी लिया। तो सोचो मां, इसका ऋण सबसे ज्यादा है आपका ऋण है? बोला इसका ऋण सबसे ज्यादा है मां, क्योंकि ये आपकी भी माता है। तो इस जन्म में तो मैं इस भारत माता का ऋण चुकता करूंगा, लेकिन मैं वादा करता हूं अगले जन्म में अगर मैं जन्म लूंगा तो भगवान से प्रार्थना करूंगा, हे भगवान मुझे आप ही माता के रूप में मिले और उस जन्म में मैं आपका ऋण उतारूंगा। वैसे तो माता का ऋण कोई नहीं उतार सकता, लेकिन कोशिश कर सकते हैं अपनी माता की सेवा करके। तो ये भगत सिंह जी की सोच थी। क्या हम उस राह पे चल पा रहे हैं? ये चिंतन का विषय है। आप चिंतन कीजिए, घर में रहिए, कहीं भी रहिए, अपने राष्ट्र के लिए चिंतन करिए, पढ़ाई के साथ साथ अच्छे साहित्य का अध्ययन कीजिए, अच्छे जीवनचर्या में अपना जीवन जिए, सोचें कि हमारे शिक्षक का सम्मान हो। राह में चलते हुए अगर कोई आपको ऐसा व्यक्ति मिल जाए जिसे रोड क्रॉस करवाना है तो रुककर उसका रोड क्रॉस जरूर करवाएं। ये भी राष्ट्र सेवा ही है। स्कूल जाते हुए अगर आपको अपने किसी सहपाठी को आपको सहयोग करना पड़े तो जरूर करें। अगर लगे कोई बालक आपको रास्ते में मिल जाता है, रो रहा है, तो उसको हम सर्वप्रथम क्या करें? उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाएं। अगर वहां पहुंचाने में सक्षम नहीं है तो आसपास के जो हमारे थाना है, पुलिस स्टेशन है, वहां उसको पहुंचा दें। ये भी राष्ट्र सेवा है। सेवा करने के लिए हमें कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है, या हम नेता बन के ही सेवा करें, या हम पुलिस बन के ही सेवा करें, कुछ नहीं है। जहां जिस दायित्व पर है, जिस पद पर है, जो भी है, हम वहीं से इस कार्य को संपन्न कर सकते हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा आप लोगों के बीच में कि हम जब कभी भी जो भी कार्य करें, पढ़ाई करें तो पढ़ाई दिल से करें, क्योंकि युवा जो है ना, युवा जो चाहता है वो कर सकता है। वो युवा की सोच ऐसी होती है, वो चाह ले वो कर लेता है, वो पीछे पलट। क्योंकि अगर हमारी भारत माता की रक्षा करनी है, अगर हमें अपने राष्ट्र को परम वैभव तक पहुंचाना है, अगर भारत माता को आप परम वैभव पर विराजमान देखना चाहते हैं, तो आपको अपने कार्य में निष्ठापूर्वक करना होगा। अगर हम विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी का कार्य है कि निष्ठापूर्वक पढ़ाई करना। पढ़ाई के द्वारा हम जो चाहें वो कर सकते हैं। शिक्षा वो माध्यम है जो विश्व में परिवर्तन का सूत्रधार होता है। एक गरीब आदमी के पास धन नहीं होता, उसका सबसे बड़ा धन उसकी शिक्षा है। उस शिक्षा के माध्यम से IAS, IPS, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सब बन सकता है। आपके सामने उदाहरण है ना, हमारे प्रधानमंत्री जी कभी चाय बेचते थे, लेकिन अपने कर्म से उन्होंने क्या कर दिया? आज एक जागृत राष्ट्र खड़ा कर दिया। जो ऐसा लगता था कि सो रहा है राष्ट्र, उसे उन्होंने फिर दोबारा से निद्रा से जगाई। तो कार्य किसने करा? उनके अंदर जो उन्होंने गुण को विकसित करा, जो शिक्षा उनके अंदर थी उसे जागृत करा। तो हम सभी को मिलकर इस कार्य को करना है और अपनी भारत माता को परम वैभव पर पहुंचाना है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा। और एक बात सभी हम लोग बोलेंगे जोर से, भारत माता की जय, वंदे भारत माता की। अपने पूर्व जिला प्रचारक श्रीमान राजेश जी से अनुरोध करता हूँ कि वह भी अपने विचार रखने की कृपा करें। भारत माता की, देश के अमर शहीदों की, देश के अमर शहीदों की। वंदनीय भारत माता, ज्ञानदायिनी मां सरस्वती का ये प्रांगण, इस विद्यालय के प्रधानाचार्य और
नगर खंड के प्रचारक श्रीमान पवन जी, इस देश की दशा और दिशा को ठीक करने वाले उनके सहयोगी बने सभी आचार्य हैं, प्यारे भैया बहन। जैसा कि अभी पवन जी ने आपको बताया कि हम सब आज क्या मना रहे हैं, एक कुछ भैया बताए, एक बता, आगे जो बैठता है वही फंसता, आप बताइए। आजादी दिवस, अच्छा, और आप बताइए भैया, आप बताइए, आप बताइए। आजादी का अमृत महोत्सव। देखिए अभी पवन जी ने जो बताया और भैया ने जो कहा कि आज हम सब आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। कौन सा? अभी 75वां, कितना? ये 75वां वर्ष और ये 75 सप्ताह चलने वाला है पूरे देश के अंदर, और पूरे देश के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ही नहीं, देश की सरकारें भी और देश में अनेकों संस्थाएं भी और ऐसे लोग इस अमृत महोत्सव को मना रहे हैं। क्यों मना रहे हैं? इसलिए मना रहे हैं कि आज अनेकों शताब्दियों के बाद, अनेकों संघर्षों के बाद हमारे पूर्वजों ने, हमारे देश के क्रांतिकारियों ने जो हमें और हमारे देश को क्या कराया? स्वतंत्र कराया। इस स्वतंत्रता जो हमको मिली आसानी से नहीं मिली, कितने लोगों ने बलिदान दिया, लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि जिन लोगों ने इस देश को आजाद कराया, स्वतंत्र कराया, उन लोगों का नाम ही नहीं। ये विषय आपको भैया बहनों को बताने का नहीं है। क्यों? क्योंकि हम प्रातः भी जब विद्यालय के अंदर आते हैं, वंदना में बैठते हैं, तो हम उन क्रांतिकारियों का स्मरण करते हैं। हम अपनी बोध कथा के माध्यम से उन क्रांतिकारियों को याद करते हैं। हम इतिहासों की किताबों में इस विद्यालय के अंदर पढ़ते हैं, लेकिन आपके बहुत सारे सगे संबंधी, मित्र, पड़ोसी ऐसे हैं जिन्हें बताना होगा कि अब क्या चल रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव। ये अमृत महोत्सव ऐसे ही नहीं है। तो मैंने बताया कि कितनी शताब्दियों के बाद, कितने क्रांतिकारी, कितने पूर्वजों के बलिदान के बाद, मेहनत के बाद एक दिन देखने को मिला है। और उस दिन ऐसे ही नहीं है। हमको देश को आजादी कब मिली? 1947 में, 15 अगस्त को। तो उसके बाद जो सपना हमारे क्रांतिकारियों ने देखा था, सोचा था, आज वो देखने को मिलता है। क्या मिलता है? खेल के क्षेत्र में। अभी भैया ने आपको सूचना दी, जो बता रहे थे आपको कि आज खेल के जगत में किसी ने क्या लिया है? रजत पदक लिया है। और अपने जेवर के क्षेत्र में भी लिया था। किसने लिया था? प्रवीण कुमार। तो प्रवीण कुमार इसलिए याद है, वो हमारे गांव के पास का है, हमारे क्षेत्र का है। ऐसे क्रांतिकारी, ऐसे खेल के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में अनेकों लोग हैं। उन्हें याद करने के लिए ये अमृत महोत्सव मनाया जाए, तो उन्हें हम भूल ना जाए, उन्हें याद रखें। आपको अभी पवन जी ने बताया कि भगत सिंह के बारे में बताया।
भगत सिंह, क्योंकि मैं देख रहा था कि अपने संघ के कार्यक्रम में जज साहब थे, उनको हमने कार्यक्रम का अध्यक्ष बना लिया। अब कार्यक्रम का अध्यक्ष बनाया तो उन्होंने अपने भाषण में कहा कि देश के बलिदान में और देश के इस आजादी को दिलाने के लिए जिन लोगों ने बलिदान दिया वो कौन थे? तो जज साहब थे। तो जज साहब ने किस भाषा में कहा? क्योंकि उनका ज्ञान, उनकी पढ़ाई उस क्षेत्र में नहीं जिस क्षेत्र में हमारे भैया बहन करते हैं। उन्होंने कहा भगत सिंह, राजगुरु, और इतना ही कह के कहा अपनी भाषा में दो अन्य और थे। वकील कहते हैं ना कि किसी ने क्राइम किया, दो थे और औरों का पता नहीं, लेकिन हमारे भैया बहनों से ये कहानी ना। मेरा आप सबसे निवेदन है कि पूरे देश में जो अमृत महोत्सव चल रहा है इसकी जानकारी आप अपने गांव में जरूर दें, और जिन क्रांतिकारियों को, जैसे हम खेल खेलते हैं शाखा के अंदर, बस मैं 2-3 बातें में ही आप समझ जाएंगे कि क्यों यह अमृत महोत्सव मन रहा है। अब मैं पीछे इतिहास में जाता हूं। इतिहास तो कैसा रहा, वो हमारे झूठ के कारण, हमारे लालच के कारण अनेक अनेक बातें हो जाती हैं, लेकिन इस अमृत महोत्सव को उन क्रांतिकारी को याद दिलाने के लिए सिर्फ एक खेल खेलेंगे, बस आगे वाली पंक्ति और दूसरी पंक्ति, ठीक है, और मेरा विषय पूरा हो जाएगा। ठीक है प्रधान जी, क्योंकि समय काफी है, आप हिल रहे हैं तो पता चल रहा है कि आप काफी समय से बैठे हैं। बस एक खेल खेलते हुए भारत माता की जय, अमर शहीदों की याद करके हम फिर अपने कक्षाओं में जा सकेंगे। चलिए खेल खेलते हैं। खेल का नाम है महापुरुषों की श्रृंखला बनाना। लॉकडाउन हुआ था, घर पे थे हम, या तो ऑनलाइन हमारी शिक्षा चली या हम घर में करें क्या, तो ऐसे खेल हैं जो हम घर पे खेल सकते थे। पूरे परिवार को अपने क्रांतिकारियों का नाम याद दिला सकते थे। तो ये दो आगे की जो पंक्तियां हैं वहां तक, बहनों तक, जैसे हम शिशु मंदिर में क्या है, वीर शिवाजी, ठीक है ना, भैया 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 भैया, बहने बहने, ये आप मान लीजिए आप वीर शिवाजी नहीं है, आप झांसी की रानी नहीं है, लेकिन आज के युग में झांसी की रानी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनके रोल मॉडल बन सकते हैं। तो ओलंपिक में पदक लाने वाले, कौन पदक लाने वाले? कोई भी खिलाड़ी, अभिनव बिंद्रा, कुश्ती में खेलने वाला कौन सा पहलवान था? सुशील पहलवान, है ना, निशाने बात था ना, बंदूक चलानी भगत सिंह क्या करते थे। तो उनके देश के लिए तो काम करना है, उस समय तरीका अलग था, आज तरीका तो क्या बनना है? अभिनव बिंद्रा। तो देश के लिए कैसे कर सकते हैं? झांसी की रानी बन सकती है, IAS, IPS, अभी PCS अपने क्षेत्र की बेटी बनी है ना, तो वो बन सकते हैं। ये भी तो देश का और क्षेत्र का नाम हो सकता है, चलिए क्यों कर लेंगे, यही समझाना, तो यही अमृत महोत्सव है। चलिए प्यारे बच्चों, आओ आज हम उन वक्ताओं को भी इस मां सरस्वती की धरती पर उनके कृपा के नीचे उन्हें नमन करते हैं और आशा करते हैं कि जो इन लोगों ने आपको शिक्षा दी उस पर आप गौर करें। सबसे पहले पवन जी ने आपको बताया कि कैसे हमें आजादी मिली। बच्चों, ये पता आपको नहीं है और हमें भी बहुत कम, जबकि 63 साल के हम हो गए,
हमें भी बहुत कम ज्ञान है उन वीर सपूतों का जिन्होंने घास की रोटी खाकर और हमें ये दिन दिलवाए। ये कल्पना करो कि उस समय कैसा हमारा देश होगा जब हम पे कोड़े बरसते होंगे और हमें जोर जबरदस्ती घरों से निकाल कर काम पे लगाए जाते होंगे। हमारा दुर्भाग्य है, पहले हम मुगलों के दास रहे, फिर अंग्रेजों ने 2 साल वर्ष हम पर शासन किया। कल्पना करो कि उन लोगों ने कितना अपना त्याग करा और हम क्या कर रहे हैं। हम उनके नामों को भी याद नहीं कर पा रहे हैं। अभी जैसे भाई राजेश ने कहा कि 10 नाम बता दिए, तो हम वो 10 नाम भी याद नहीं कर पाए। हमारी बहनों से कहा कि आप 3 नाम उन वीरांगनाओं का बताइए जिन्होंने आजादी में अपना योगदान दिया, अपने बच्चों की परवाह न करके देश के लिए समर्पित हो गए। तो हम उन्हें भी याद न कर। एक नाम तो उन्होंने स्वयं यहां दिखाया था, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। आपने पुस्तकों में भी पढ़ा होगा। क्या था उन पे? पति मारे गए थे, राज्य पर अंग्रेजों का शासन होने ही वाला था। एक छोटा बच्चा था, उसे अपने पीठ पे लगा के दोनों हाथों से खंजर लेके और घोड़े पर सवारी करके उन्होंने अंग्रेजों का मुकाबला किया। और हम ही भारतीय थे जिन्होंने उन्हें भी धोखा दे दिया। तो आपने पुस्तकों में अगर थोड़ा बहुत भी मन लगाकर अध्ययन किया होगा तो आपको पता होना चाहिए था। तो आज हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और ये हमारा कर्तव्य बनता है। हम न जाति देखें, न धर्म देखें, न भाषा देखें, हम केवल भारतीय हैं। और उस भारतीय के द्वारा ही हम अपने स्वार्थों को परे रखकर, क्योंकि आप अभी तक एडोलसेंस हैं, अभी तक आपकी उम्र बहुत छोटी है, किधर भी आपको मोड़ा जा सकता है। तो ऐसा प्रयास करें कि हम उन वीरों को की तरह बने और उन्हें अपने एक मॉडल बना लें। अगर हम उन्हें मॉडल बना लेंगे तो निश्चित रूप से इस भारत धरती पर जो करप्शन है, जो भाई भतीजावाद है, जो परिवारवाद है, वो निश्चित रूप से मिटेगा और हम आगे आएंगे। यहाँ आप लोगों को यही शिक्षा देने ये लोग आए थे कि आप अपनी किताबों से या अपने, आजकल तो इंटरनेट हो गया, उनसे निकालें कि हम कैसे आजाद हुए, हमारे पूर्वजों पर कैसे बीती होगी। मैं एक छोटा किस्सा बताना चाह रहा हूं। हमारा जो गांव पड़ता है, मेरा जो गांव है, वो मुश्किल से 25 नवासे वहां हैं और उनमें 10 स्वतंत्रता सेनानी हैं। मेरे एक ताऊ हैं, खास ताऊ थे, जो सुभाष चंद्र बोस जी के साथ कंधा से कंधा मिलाकर कभी जापान गए, कभी सिंगापुर गए, कभी जर्मनी गए। और जब वो किस्सा सुनाते थे तो बड़े चुटकुले लगा के सुनाते थे, गा गा के सुनाते थे। तो उस समय शरीर का रोंगटा खड़ा हो जाता था जब वो बताते थे कि हमने किस तरह से बिना खाए बिना पिए अपना समय व्यतीत किया। केवल एक ही मन में था कि हमें भारत को स्वतंत्र कराना किसी भी एन के प्रकरण से। आपने देखा होगा जिन स्वतंत्रता सेनानियों ने देश को स्वतंत्र कराने में अपना योगदान दिया, उनका कहीं भी नाम नहीं है। और जो 29 में भारत आए, 33 में अध्यक्ष बन गए और भारत के प्रधानमंत्री बन गए, जिन्होंने सदैव ब्रिटिश शासन के नीचे ही काम करा। इसका किस्सा मैं क्यों कह रहा हूं?
चंद्रशेखर आजाद जी जब घिर गए थे एल्फ्रेड पार्क प्रयागराज में, तो नेहरू जी की कोठी पे गए और उन्हें कहा, नेहरू आप पिछले दरवाजे से मुझे निकलने दो। लेकिन उन्होंने न तो हाँ करा न ना करा, बल्कि मौत का मौत देते रहे। उन्होंने ये कहा, है नेहरू इतने ही तेरे पे था, मैं तो कैसे भी हूं अपना बलिदान दूंगा, लेकिन तुम ये अच्छा काम नहीं कर। तो यही कारण है, हम महात्मा गांधी जी के बारे में बहुत सुनते हैं और निश्चय रूप से वो पूजनीय भी हैं, लेकिन कभी भी उन्होंने इतने बड़े बैरिस्टर होके कभी भी आप इन स्वतंत्रता सेनानियों का कहीं भी केस नहीं लड़ा हो। अगर लड़ा है तो एक भी उदाहरण आप मुझे दीजिए, एक भी पुस्तक से बता दीजिए कि उन्होंने स्वतंत्रता सेनानियों का केस लड़ा। तो कहने को तो बहुत बातें हैं। हम जब स्वतंत्र हुए 1947 में, तभी से हमारी फाउंडेशन बहुत गलत हाथों में पड़ गई मेरे अपनी दृष्टि से, और उसका परिणाम हुआ कि हमारे यहाँ करप्शन आया, भ्रष्टाचार आया, भाई भतीजावाद आया। जिन लोगों ने अपना बलिदान करा, उन्हें उनका रास्ता किसी ने नहीं अपनाया, चापलूसी का रास्ता अपनाया और उसी पे चलते रहे। तो आपको जागरूक करना है कि आपको उन रास्तों पे नहीं चलना है। आपको देश जिसकी मिट्टी में हम पले पैदा हुए उसके प्रति समर्पित होना है, अपना स्वार्थ नहीं देखना है। जो काम आपको दिया जा रहा है उसे मन लगा के करना है। इस समय केवल आपका फोकस विद्या अध्ययन करना है। विज्ञान स्कूल में कल हम गए थे, तो वहां के विद्यार्थी इतनी बड़ी संख्या में भी अनुशासित थे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम में भी कमी है। क्या आप लोगों को उस तरह के संस्कार दिए जा रहे हैं जैसे कि हमारे भारत में होने चाहिए, फिर भी हम उन्हें फॉलो नहीं कर रहे। कई बार मैं इस मन से कह चुका हूं कि यहाँ जाति धर्म भाषा मत देखो, केवल मानवता भारतीयता यही देखना है।